तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल जो होने वाला है वो बाइनोमियल थ्योरम्स के ऊपर होने वाला है। आपको बाइनोमियल थ्योरम्स का एक्सपेंशन आना चाहिए क्योंकि आप वेबजी की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक जो फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन का, वो फॉर्मूला तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि अगर C0, C1, C2 अगर कोएफिशिएंट्स है एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर 15 का, हमारा वैल्यू क्या होगा C1/C0, 2C2/C1, 3C3/C2 का वैल्यू प्लस डॉट डॉट 15C 15/C14 का वैल्यू क्या होगा, इसका निकालना है हम लोगों को। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 1 है तो ये 0 है, 2 है तो 1 है, मतलब एक एक कम वहां पे दिया हुआ है। इस तरह की सवाल जब हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं, जब इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको एक्सपेंड अगर हम लोग करते हैं 1 प्लस एक्स पावर में 15 है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा 15C0, 1 पावर में 15 और x पावर में 0 आएगा, और उस तरह से घटता चला जाएगा 15C1, 1 पावर में 14, x पावर 1, इस तरह से जो है बढ़ता चला जाएगा। आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो फिर अगर हम लोग समेशन निकालते हैं C1 बाय मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म C1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म अगर हम निकालते हैं कुछ इस तरह से निकलेगा। मान लेते लेट एसएन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15C1 कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस वन, 15C0 प्लस सिमिलरली 15C2 बाय 15C1 प्लस 15C3 बाय 15C2, इस तरह से जो है हमारा एक्सपेंशन होता रहेगा। और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा हमारा 15C15 डिवाइडेड बाय 15C14, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे जब एक्सपेंशन आएगा तो कोएफिशिएंट में ये टर्म आएंगे और साथ में 2, 3 इस तरह के टर्म्स भी आएंगे, लास्ट में 15 टर्म्स जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह के सवाल आएंगे। आपको ये एक्सपेंड करना कम से कम आना चाहिए, तभी आप जो है आप ये मान सकते हैं कि आप वेबजी में ज्यादा पुर को क्रैक कर सकते हैं। अगर ये एक्सपेंशन नहीं आता तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, इसको सीखिए। अगर ये नहीं आता तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक से भी बेसिक मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करना होगा। यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से कितने टर्म्स तक जा रहे हैं 15 टर्म्स तक जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग समेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं r इजिकल टू 1, कितने टर्म्स तक जा रहे हैं 15 टर्म्स तक, और 1 2 3 r से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और 15C कितने टर्म्स तक जा रहे हैं, ये 8 टर्म्स तक जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब एक इससे कम है। तो यहाँ पे अगर 15CR हम लोग लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15CR-1 हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अगर हम लोग इस तरह के कर सकते हैं, इस तरह की फॉर्मूला को हम लोग तोड़ना जानते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला में तोड़ देंगे। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि NCR/NCR-1, इसका जो होता है वैल्यू क्या होता है N-R+1 डिवाइडेड बाई R होता है। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, और हो सके तो बुक्स में जो आपने SND फॉलो कर रहे हो या कुछ भी बुक्स फॉलो कर रहे हो, रूडिमेंट्स फॉलो कर रहे हो, वहां से आप देख सकते हो कि फॉर्मूला वहां पे होगा। और वेबजी निकालने के लिए आपको ये भी दिमाग में रखनी है कि ईच एंड एवरी फॉर्मूला जो भी बुक्स में दिए हुए हैं आपको वो बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बैठा देते हैं ये फॉर्मूला के बेसिस में, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा R=1 15, ये R सामने में रहेगा और N की जगह में 15 है, माइनस R की जगह में R ही है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई R, ठीक है, ये 2D आएगा। यहाँ पे R=1 से लेके 15 तक जा रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं R=1 15 टर्म्स तक जा रहे हैं, और ये क्या आ रहा है सामने में R से R कैंसिल हो जाएगा, 15 + 1 16 आ जाएंगे।
सो 16 माइनस आर ये आ जाएंगे। अगर इसको आप खोलते हो, पूरी ब्रैकेट में खोल देते हो तो आपका क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा करके करता हूं ऊपर में, आप नोट डाउन कर लीजिए। सो 16 माइनस आर समेसन आर इक्वल टू 1 से लेके 15 तक हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे एसएन में, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं एसएन में तो क्या आ जाएगा हमारा, आर का वैल्यू जब 1 बैठाएंगे तो 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, और आर इक्वल टू 2 बैठाएंगे तो 14 आ जाएगा। मतलब और आर इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो, आर इक्वल टू 1 से लेके 15 तक जा रहा है, 15 बैठाएंगे तो 16 माइनस 15 क्या 1 हो जाएगा। मतलब अगर उल्टा करके लिखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। और इसको अगर समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एपी वाला समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एन इंटू ए प्लस एल, ए यहाँ पे 1 है, एल कितना है हमारा लास्ट टर्म कितना 15 है, तो 1 प्लस 15 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा 8, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जा रहा है। आज हमारा दूसरा सवाल हम लोग करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ पे ये सवाल काफी आसान होती है, अगर आपको बोर्ड लेवल की सवाल भी अगर आपने की हुई है ना, सही तरीका से की हुई है ना, तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। इस सवाल में है कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा सॉल्व है। वाई इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ से आपको बताना है को कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डी वाई बाई डबल डिफरेंशिएटिव है यहाँ पे, और सिंगल डिफरेंशिएटिव भी है किसी किसी ऑप्शन में। इस तरह के सवाल में आपको ऑप्शंस को माइंड में रखते हुए सवाल सॉल्व करना पड़ता है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप कर दीजिए आग बंद करके, ठीक है, आग बंद करके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे यू भी के फॉर्म में 2d आएगा, तो यू ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, ठीक है, ये इस तरह से ही आ जाएगा आपके सामने में। और प्लस अब अगर भी का इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए और बी कांस्टेंट है, तो ए कॉस एक्स का आ जाएगा आपका माइनस ए साइन एक्स आ जाएगा, और कॉस बी साइन एक्स का आ जाएगा बी कॉस एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कुछ भी नहीं, बस y है आपका वैल्यू, प्लस और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर में, माइनस अगर बाहर में कॉमन ले लेते हैं क्या आ जाएगा ई एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए आपका कोई ऑप्शन मैच हुआ क्या, नहीं मैच हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स भी यहाँ पे सिंगल, सिर्फ यहीं पे सिर्फ आपका सिंगल डिफरेंशिएटिव यहाँ पे किया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है। हम लोग एक बार और करने की, डबल डिफरेंशिएटिव करने की कोशिश करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग अगर करते हैं हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसको भी हम लोग यू वी के फॉर्म में अगर लिखेंगे, इसको भी अगर यू वी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स के अगर करते हैं तो ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, उसके बाद प्लस ई एक्स अगर रोकते हैं, ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स, और बी माइनस बी कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बी साइन एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं सवाल में, ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ई एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ये कुछ भी नहीं, यही वाला टर्म्स है, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये मतलब y माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस और ये जो ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, ये कुछ भी नहीं, बस ये y है आपका, तो ये y हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ के लिखते हैं तो आपका क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई टू वाई हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई में आ जाएंगे,
तो अगर आप देखेंगे कि d2y/dx² ब्रैकेट की साइड लाते हैं तो ब्रैकेट की साइड लाएंगे तो -2dy/dx + 2y आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये थर्ड सवाल जो मैंने चूज किया है आप लोगों के लिए वेबजी 2020 की पेपर से, ये सवाल सेट थ्योरी की है। और जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग हर एक सवाल को डेफिनेटली पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होनी ही चाहिए आपकी बोर्ड लेवल की, तभी आप जो है जेई की सवाल से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बेसिक्स की भी वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि सेट ए जो वैल्यू दिया हुआ है आपका वो है कुछ इस तरह से A1 A2 A3, ये जो है टोटल टर्म्स कितने हैं सेट ए में? n टर्म्स है। ठीक है। सो पूरे टोटल कितने एलिमेंट्स अगर इसको बोल सकते हैं तो टोटल कितने एलिमेंट्स है इसमें? सो n एलिमेंट्स है। सो n एलिमेंट्स में क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ m एलिमेंट सबसेट ऑफ सेट ए। सो m एलिमेंट जो है इसका सबसेट है। सो उस हिसाब से अगर सेट थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं फ्रॉम सेट ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है। सेलेक्टिंग कितना सेलेक्ट करना है हम लोग को? सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ m एलिमेंट। कितना एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है? m एलिमेंट्स हम लोगों को सेलेक्ट करना है। सो इसका जो टोटल हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स जो हो जाएंगे हमारे कॉम्बिनेशंस में, तो कितना हो जाएंगे? NCM हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें से बोल दिया है is k times the number of m elements subset of containing A4 then n is सबसेट ऑफ कंटेनिंग A4 को जो है उन लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। कहां से? m एलिमेंट से। सो ऑलरेडी A4 इज ऑलरेडी सेलेक्टेड कर लिया गया है। सो A4 इज ऑलरेडी सेलेक्टेड कर लिया गया है। सो नंबर ऑफ सेट which contain an will be कितना हो जाएगा? एक जो है A4 उन लोगों ने पहले से ले लिया है तो यहाँ पे NCM एलिमेंट्स है यहाँ पे। सो एक ऑलरेडी चला गया है तो कितने एलिमेंट बच जाएंगे? n-1 एलिमेंट बच जाएंगे और m से भी एक एलिमेंट घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसेट ही है इसका। n एलिमेंट्स जो है m एलिमेंट जो है वो सबसेट ऑफ n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इतने एलिमेंट बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? जो एक्चुअल एलिमेंट्स होगा इस k टाइम्स ऑफ A4 को, सबसेट A4 को ऑलरेडी कंटेंट करने के बाद k टाइम्स उसका होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या? NCM इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n-1 बाय कॉम्बिनेशन ऑफ C m-1, ये हम लोग कर सकते हैं क्या? इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए कि NCM का फॉर्मूला क्या हो जाता है? NCM बाय n फैक्टोरियल बाय n-m फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल बाय m-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा n-m फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। यहाँ पे n-m फैक्टोरियल जो है ये आपका कट जाएगा और ये जो n फैक्टोरियल है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको अगर इस तरह से करते हैं n फैक्टोरियल मतलब क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 फैक्टोरियल और ये जो m फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं m इंटू m-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे क्या बचा? n-1 फैक्टोरियल बाय m-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम लोग ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो n बाई m क्या निकल गया हमारा? k। सो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू एम के। सो n इज इक्वल टू एम के कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो फोर्थ सवाल है वो बहुत ही आसान सवाल है प्रोबेबिलिटी का, जहां पे आप काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या है? 12 स्टोरेज का बिल्डिंग है जहां पे 3%
लिफ्ट से जा रहे हैं और उनको पता है, इट इज नोन दैट दे विल लीव द लिफ्ट एट अ डिफरेंट फ्लोर। उन लोग जो है 3 पर्सन है तो तीनों अलग अलग फ्लोर पे उतरेंगे। तो यहाँ पे बताना है कि कितने वेज में वो उतर सकते हैं लिफ्ट से, अगर लिफ्ट जो है सेकेंड फ्लोर में नहीं उतरेगा, मतलब नहीं रुकेगा तो। ठीक है, तो सबसे पहला बात यह है कि कितना फ्लोर में उन लोग उतर सकते हैं। सो सेकेंड फ्लोर में तो उतर नहीं सकते। टोटल कितने फ्लोर है? 12 फ्लोर है। ठीक है, टोटल कितने फ्लोर है यहाँ पे स्टोरेड है? 12 फ्लोर है। ठीक है, सेकेंड फ्लोर में नहीं उतरेंगे तो 1 माइनस कर दीजिए। और जिस फ्लोर से वो चढ़ रहे हैं, अगर जिस फ्लोर से चढ़ रहे हैं तो वहां पे भी तो उतर ही नहीं सकते हैं वो। सो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, 10 फ्लोर्स हो जाएंगे हमारे। सो 10 फ्लोर्स पे कितने पर्सन्स उतरेंगे? 3 पर्सन्स उतरेंगे। सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 10p3। ठीक है, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा हमारा? 10p3। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8, मतलब ये आ जाएगा आपका 720 वेज। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आज का हमारा जो लास्ट सवाल है वो देखने में काफी बड़ा लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और किसी इंटरवल 0 to हाफ के बीच में, या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हाफ to 1 के बीच में, इस तरह से कुछ सजाया गया है ऑप्शंस को, जो दिखने में काफी टफ लग रहा है, बड़ा लग रहा है, पढ़ने में आपका टाइम जा सकता है मे बी। लेकिन जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे ना तो इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है एक इक्वेशन। जब भी आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर निकालने को देता है सो सिंपली आप उसको क्या करिए, आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए जिस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा आपका? साइड डैश एक्स, क्या आ जाएगा आपका? एफ एक्स, और इसका एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, और इसका करेंगे तो एफ डैश 1 माइनस एक्स आएगा। 1 माइनस एक्स के अंदर करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारा जो साई एक्स है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पे चेक कर लेते हैं। अगर साई एक्स हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर हो जाता है, साई एक्स हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर हो जाता है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा ना भाई, वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि लिमिट यहाँ पे 0 to 1 पे दिया हुआ है। सो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे क्या है? सिंस एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स इज लेस देन the value is less than the interval of 0 to 1, so जो एफ एक्स है वो क्या है? डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग होगा सो जो एक्स है वो 1 माइनस एक्स से मिनिमम होगा, मतलब वो कम वैल्यू होगा, तभी ना ये भाई डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। क्योंकि एफ एक्स अगर घट रहे हैं, अगर ये एक्स घट रहे हैं तो ये एक्स ऑब्वियसली से बात है कि बड़ा होगा 1 माइनस एक्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स एफ एक्स जो है आपका इज डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, और कुछ करना नहीं है। सो यहाँ से अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x लेस देन 1, मतलब x लेस देन 1/2। सो x लेस देन 1/2 में क्या हो रहा है आपका? मतलब 1/2 में क्या हो रहा है आपका? मतलब 1/2 से लेस है, मतलब 0 to 1/2 हम लोग कर सकते हैं। तो 0 to 1/2 में क्या हो रहा है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का हम लोग का फंक्शन लेके कर रहे थे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसमें से एक ही फंक्शन हमारा मिल रहा है कि 0 to हाफ के बीच में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की सवाल आपको करने के लिए बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात की गई है डिफरेंशिएशन करना है, और क्वेश्चंस की कंडीशंस के हिसाब से आपको बैठा दें तो आंसर आसानी से आपको निकल जाएगा। सो ये आज का हमारा लास्ट सवाल लगते हैं, और नेक्स्ट में भी हम लोग वेबजी की कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे 2020 की पेपर्स को। तो पूरा वीडियोस को देखने के लिए शुक्रिया, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और वेबजी के फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करिए, और गुड लक।